Hey everyone, welcome back to my channel. आज हम जिस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे दैट टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट साइंटिफिक मैनेजमेंट और साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर कौन है। ही इज़ फ्रेडरिक विंसलो टेलर, जिनको हम कहते हैं FW टेलर। तो दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके हर एग्जाम के लिए पर्सपेक्टिव के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो आज हम इस वीडियो में वील बी डिस्कसिंग ऑल द प्रिंसिपल्स ऑफ FW Taylor and all the techniques given by him. So let's start. Before starting the principles and techniques, let's just have a brief intro about Frederick Winslow Taylor. जो आप हेडिंग में पढ़ सकते हैं, Taylor and Scientific Management. The concept of scientific management was introduced by Frederick Winslow Taylor 1856 से 1915 तक in USA in the beginning of 20th century. देखिए, हम पहले ये समझ लें कि साइंटिफिक मैनेजमेंट शब्द का मतलब है क्या, तभी हम समझेंगे कि उन्होंने ये थ्योरी दी थी, इसका क्या मतलब है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो देखिए, मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि कैसे हम चीज़ों को मैनेज करें जिससे कि हमारे गोल्स अचीव हो सकें। अब आप मैनेजमेंट अगर पढ़ रहे हैं तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि आपकी कोई कंपनी है, कीप दीज थिंग्स इन योर माइंड एंड कीप ऑन अज्यूमिंग। आपकी कंपनी है आपकी कंपनी ने कुछ गोल बनाया है, आपको अब वर्कर से काम कराना है, ठीक है। तो हमको मैनेज चीज़ें करनी पड़ेंगी, प्लानिंग करनी पड़ेगी, ऑर्गेनाइजिंग करनी पड़ेगी, उन्हें डायरेक्शन देना पड़ेगा, ठीक है। ये सारे टास्क हमें परफॉर्म करने पड़ेंगे एंड इन सभी कामों को परफॉर्म करना इज मैनेजमेंट, ठीक। तो टेलर ने बोला कि चलो ठीक है, मैनेजमेंट तो हमें समझ में आता है कि कैसे काम करवाते हो, लेकिन साइंटिफिक मैनेजमेंट क्यों नहीं करते? वाई डोंट यू डिज़ाइन योर वर्क साइंटिफिकली? क्यों नहीं आप थोड़ा लॉजिक एंड रीजनिंग लगाकर आप अपने काम को डिवाइड करते हो? वाई आर यू फॉलोइंग पुराने तरीके एंड पुरानी चीज़ों को, कि ऐसे पुराने तरीकों से जैसे काम करते थे वैसे अभी भी काम कर रहे हो? तो टेलर ने बोला कि नहीं भाई, अब हम थोड़ा सा मॉडर्नाइज तरीका ढूंढेंगे काम को मैनेज करने का। हम कुछ आपको प्रिंसिपल्स देंगे, कुछ आपको टेक्निक्स बताएंगे जिससे कि आप काम को ईजी कर सकते हो और साइंस के अकॉर्डिंग चलो थोड़ा सा, ठीक है। पुराने ज़माने की तरह मत चलो, थोड़ा सा साइंटिफिकली काम को करो जिससे कि काम जल्दी होगा एंड इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली काम कंप्लीट भी हो जाएगा। तो ये सोच थी टेलर की। उन्होंने हमें बोला कि अब हम आपको कुछ प्रिंसिपल्स बताएंगे, ओके। तो उन्हें ही हम कहते हैं फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक है। आप बिल्कुल याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, FW टेलर इज नोन एज फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, क्योंकि उन्हीं ने बोला था कि आप साइंस के द्वारा मैनेजमेंट करिए, साइंस की चीज़ों को यूज़ करिए। साइंस का बेसिकली चीज़ों को यूज़ करने का यहाँ पर मतलब ये है, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। आपके दादा और आपके परदादा जिस तरह से काम करते थे वैसे काम नहीं करो। अब आप खुद ही सोचिए कि फार्मिंग के एग्जाम्पल को आप ले लीजिए। खेती पहले इंडिया में कैसी होती थी? हाथों से, ठीक है। खुद दौड़ कर खींच कर हल को तब किसान खेती करता था, ठीक है। फिर हम एनिमल्स के थ्रू करवाने लग गए, फिर ट्रैक्टर आ गए। तो धीरे 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 देखिए मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, साइंस की तरफ बढ़ रहे हैं। साइंस ने तरक्की करी तभी तो आज ट्रैक्टर चल रहे हैं खेतों में। तो आप ऐसे ही करो ना, दिस वॉज हिज थॉट। आप क्यों पुराने ज़माने की तरह खुद ही आप हल लेकर खेतों में जा रहे हो? यू हैव टू डू योर वर्क साइंटिफिकली। तो ये उन्होंने हमसे बोला था कि डिफाइन साइंटिफिक मैनेजमेंट एज फॉलोज। ये इनकी बताई हुई डेफिनेशन है। दिस डेफिनेशन ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये किसने दी थी, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिएगा। साइंटिफिक मैनेजमेंट इज कंसर्न विद नोइंग एग्जैक्टली व्हाट यू वांट योर मेन टू डू एंड देन सी दैट दे डू इट इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे। उन्होंने बोला कि साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब ये है कि आप ये पता लगाओ कि एग्जैक्टली आपको चाहिए क्या, एग्जैक्टली व्हाट यू वांट योर लेबर्स टू डू, और फिर देखो कि वो उसको बेस्ट और चीपेस्ट वे में कैसे कंप्लीट करके देते हैं। Alright, Taylor worked at Midvale Steel Company and Bethlehem Steel Company of USA. At both these places, he carried experiments about how to increase efficiency of people. Even after his retirement, he continued to develop scientific management. Alright, उन्होंने इन दो कंपनीज में काम करा जहाँ पर वो एक्सपेरिमेंट्स करते रहते थे कि कैसे हम अपने यहाँ के लेबर्स की इफिशिएंसी को बढ़ाएं, हाउ टू इंक्रीज देयर इफिशिएंसी। इवन आफ्टर रिटायरमेंट हो जाने के बावजूद भी उन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट को डेवलप करने का काम जारी रखा। सो दिस वाज अबाउट FW टेलर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम आ जाते हैं उनके बताए हुए कुछ प्रिंसिपल्स के ऊपर विच आर वेरी इंपॉर्टेंट अगैन। आपको मैनेजमेंट में ये दो टॉपिक तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो आपके FW टेलर, दूसरे आपके हेनरी फ्योल, सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है।
तो अब इनके प्रिंसिपल्स पर आ जाते हैं। पहला प्रिंसिपल जो हमको दिया था, साइंटिफिक प्रिंसिपल हमारे टेलर साहब ने, फर्स्ट वन इज रिप्लेसिंग रूल ऑफ थंब विद साइंस। इसका मतलब ये है कि while the use of scientific management emphasizes on precision in determining any aspect of work, rule of thumb denotes estimation. All the aspects of work should be measured scientifically and not on mere estimates. उन्होंने ये बोला कि सुनो, तुम लोग क्या करो, थोड़ा सा रिप्लेसमेंट करो। किसका रिप्लेसमेंट करो? रूल ऑफ थंब का। किससे रिप्लेस करें रूल ऑफ थंब को? साइंस से। अरे भाई ये क्या होता है? उन्होंने ये बोला कि देखो, तुम रूल ऑफ थंब से आप ये समझिए कि हम अंदाजे पे चलते हैं कि ऐसे हो जाएगा तो ऐसे हो जाएगा तो ऐसे हो जाएगा। क्या कोई लॉजिक है? क्या इसके पीछे आपको पक्का भरोसा है कि ऐसे ही होगा? नहीं। रूल ऑफ थंब वो पुराने ज़माने की चीज़ें हैं जो पुराने टाइम से होती चली आ रही है। हम आज भी वही चीज़ें फॉलो करते हैं। आर वी यूजिंग आवर ब्रेन्स? आई डोंट थिंक सो। हम अगर अपना ब्रेन यूज़ नहीं करेंगे तो हम साइंटिफिकली कैसे सोच पाएंगे? टेलर ने बोला कि देखो, साइंस जो है वो प्रेसिशन पर चलती है, ठीक है। रूल्स होते हैं, कुछ कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ हम देखते हैं, मेथड्स देखते हैं, टाइम देखते हैं, सारी चीज़ें देखते हैं और काम को साइंटिफिकली मेजर करते हैं, ठीक है। आप रूल ऑफ थंब कर रहे हो, मतलब आप जो आप देख रहे हो, जो आपको एस्टिमेशन लग रही है, जो आपको सही लग रहा है, जो इतने टाइम से हो रहा है, आप उसी के ऊपर चल रहे हैं। आपको ये चेक करना चाहिए कि एक पर्टिकुलर काम कितनी से कितनी बजे तक हो सकता है कंप्लीट। आप उसको डिवाइड करो पहले। जैसे अगर मैंने एक वर्कर को बोला कि आज तुम्हें पॉट्स बनाने हैं, ठीक, तो मुझे ये पहले ये पता होना चाहिए कि एक पॉट को बनने में कितना टाइम लगता है। अगर मुझे ये पता है कि एक पॉट को बनने में आधा घंटा लगता है, ऑलराइट, या एक पॉट को बनने में 1 घंटा लगता है, तो मैं उसको अगर 8 घंटे दे रही हूँ तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूँगी? कितने पॉट बनेंगे? 8 पॉट्स बनेंगे। लेकिन अगर मुझे ये पता ही नहीं है कि एक पॉट बनने में कितना टाइम लग रहा है, तो मैं उसको 20 पॉट्स दे दूँ, क्या वो 20 पॉट्स बना पाएगा? नो। क्या मैं उसको 5 पॉट्स दे दूँ तो क्या वो 5 पॉट बना लेगा? हाँ बना लेगा, लेकिन बाकी का टाइम वो क्या करेगा? रेस्ट करेगा। अगेन हमारा नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो आप थोड़ा साइंटिफिकली चेक करो कि भाई एक चीज़ को करने में कितना टाइम लग रहा है, रादर देन फॉलोइंग पुराने ज़माने की चीज़ें कि ऐसे ऐसे हमारे परदादा करते थे तो हम भी ऐसे करेंगे। जस्ट गो ऑन साइंटिफिक मेथड्स। आप चेक करिए कि क्या सच में इतना ही टाइम लगता है या ऐसे ही काम होता है। किसी भी एस्पेक्ट ऑफ वर्क को मेजर करिए। एस्पेक्ट ऑफ वर्क मतलब उस वर्क को काम करने को कितना टाइम लग रहा है, उसमें कौन कौन से मेथड्स यूज़ हो रहे हैं, कितनी बार आपका लेबर यहाँ से वहाँ मूव कर रहा है, सारी चीज़ों की डिटेल स्टडी करो, फिर उन्हें काम दो। तभी आप चेक कर पाओगे कि आपका कौन सा लेबर कितना एफिशिएंट है। फॉर एग्जांपल, मैंने एक लेबर को बोला कि तुम्हें 1 घंटे में 8 पॉट बनाने हैं, उसने 1 घंटा, आई थिंक बहुत ही कम हो गया। अगर मैंने किसी एक लेबर को बोला कि तुम्हें आज एक दिन में 8 पॉट्स बनाने, एक दिन मतलब अगर हम उससे 8 आवर्स का वर्क ले रहे हैं तो भाई वो मुझे 8 पॉट्स बना के देगा। अगर कोई लेबर एक दिन में 8 पॉट्स नहीं बना पा रहा, 5 बना के दिए उसने, तो मैं उसे क्या समझूंगी कि भाई एक ने तो दे दिया 8, तुमने 5 दिए, तो मतलब तुम उतने एफिशिएंट नहीं हो, तुम उतने काबिल नहीं हो। तो आप ये भी पता लगा सकते हो कि आपका कौन सा लेबर कितना काबिल है अगर आप इस तरह से अपना काम को करवाओगे। तो गो फॉर साइंस रादर देन रूल ऑफ थंब। नेक्स्ट प्रिंसिपल जो उन्होंने दी थी, इट वाज हार्मनी इन ग्रुप एक्शन। इसका मतलब बड़ा ही सिंपल, उन्होंने ये बोला कि आपस में हार्मनी होनी चाहिए, भाईचारा होना चाहिए, रादर देन डिस्कॉर्ड, कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए। ग्रुप हार्मनी सजेस्ट दैट देयर शुड बी म्यूचुअल गिव एंड टेक सिचुएशन एंड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग इन द ग्रुप। आपस में एक अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, यूनिटी के साथ काम करना चाहिए, वर्कर्स में बिल्कुल भी लड़ाई नहीं होनी चाहिए और ग्रुप एक्शन होना चाहिए। ऑल द ऑब्जेक्टिव्स शुड बी इन द सेम डायरेक्शन, कैसे कंपनी का गोल हम अचीव करवाएं। Next is cooperation. Scientific management involves achieving cooperation rather than chaotic individualism. It is based on mutual confidence, cooperation and goodwill. Cooperation again is the same thing. इसमें ये बोल रहे हैं कि cooperation होना चाहिए rather than individualism. मतलब अकेले अकेले इंडिविजुअल के बारे में नहीं सोचो, आपस में कोऑपरेशन करो, सभी लोग आपस में कोऑपरेटिव में काम करिए, म्यूचुअल कॉन्फिडेंस होना चाहिए एक दूसरे के ऊपर, कोऑपरेशन एंड गुडविल होनी चाहिए। Next is maximum output. It involves continuous increase in production and productivity instead of restricted production either by management or by workers. He hated inefficiency and deliberate curtailment of production. देखिए, टेलर का मानना ये था, उन्हें पसंद क्या था कि लगातार प्रोडक्शन बढ़े, लगातार प्रोडक्टिविटी बढ़े,
ठीक है, किसी भी रीज़न की वजह से प्रोडक्शन बंद नहीं होना चाहिए, चाहे वो बंद मैनेजमेंट कर रहा है तब भी गलत है, या फिर वो बंद वर्कर कर रहा है तब भी गलत है। उनके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन बंद नहीं होना चाहिए। उन्हें इनएफिशिएंसी बिल्कुल भी नहीं पसंद थी, और जानबूझकर काम को बंद कर देना, बड़े ही इनवैलिड रीजंस की वजह से काम को ठप कर देना, उन्हें ये चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। ही हेटेड इनएफिशिएंसी एंड डेलिबरेट मतलब जानबूझ के, कर्टेलमेंट ऑफ प्रोडक्शन मतलब रोकना, प्रोडक्शन को रोक देना। तो उनका एम था कि मैक्सिमम आउटपुट हमेशा मैक्सिमम होना चाहिए, प्रोडक्शन हमेशा कैरी ऑन होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज डेवलपमेंट ऑफ वर्कर्स। In scientific management, all workers should be developed to the fullest extent possible for their own and for the company's highest prosperity. Development of workers require their scientific selection and providing them training at workplace. इसका मतलब ये है कि भाई सिर्फ लेबर को लेकर आ गए, उससे आप पॉट बना रहे हो, इट इज़ नॉट वर्थ इट। अब आपको ये भी करना है कि आपके लेबर्स डेवलप करें, वो एक जगह स्टैगनेंट ना रहे कि उनको केवल मटके ही बनाने आ रहे हैं, अभी तक और वो कुछ बना ही नहीं पाते। आपको उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग देनी चाहिए, कंपनी के बारे में उन्हें बताना चाहिए, और जितना साइंटिफिकली आप उन्हें सेलेक्ट करके लाओगे उतने अच्छे वर्कर्स आपके पास रहेंगे। अगर आप किसी एक वर्कर को सेलेक्ट करने से पहले उसको देख रहे हैं, उसकी फिजिक देख रहे हैं, उसकी बाकी चीज़ें देख रहे हैं, तो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा रादर देन जो भी आ रहा है उसे जॉब दे दे रहे हो। सेलेक्ट करो ऐसे लोगों को जो काम करना चाहते हैं, और फिर उन्हें ट्रेनिंग भी दो, जिससे कि वो जिनके पास ऑलरेडी नॉलेज है वो तो रहेगी, साथ में ट्रेनिंग से वो और भी चीज़ें सीख लेंगे। तो दैट विल बी मोर फ्रूटफुल फॉर यू ऑल्सो एंड मोर फ्रूटफुल फॉर द वर्कर ऑल्सो। तो वो तो प्रिंसिपल्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम आ जाते हैं टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के ऊपर। टेक्निक मतलब उन्होंने कुछ तरीके भी बताए थे कि कैसे तुम साइंटिफिकली मैनेज करो। ठीक है, अपने कुछ प्रिंसिपल्स तो बताए भी थे, साथ में कुछ तरीके भी बता लिए थे कि देखो ऐसे ऐसे कर लो। तो अब हम आ जाते हैं सबसे पहले वाले पे, सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड डूइंग। Taylor emphasized on separation of planning aspect from actual doing. Before worker used to plan about how he had to work and what instruments were necessary, and the supervisor merely see how the worker was performing. Taylor emphasized that planning should be left to the supervisor, and the worker should emphasize only on operational work. देखिए, पहले के टाइम पे क्या होता था, जो वर्कर था वो खुद ही प्लान करता था कि अच्छा ठीक है आज 8 मटके बनाने हैं, चलो भाई बनाते हैं। उठाता था अपना जो भी उसको चीज़ें चाहिए बनाने के लिए और बनाने बैठ जाता था। और सुपरवाइज़र का क्या काम था, बस टहलते टहलते आता था और देखता था कि ये मटका बना रहा है कि नहीं, वो मटका बना रहा है कि नहीं। फिर टेलर ने बोला कि भाई देखो, अगर ऐसे करोगे तब तो नहीं हो पाएगा। जो प्लानिंग हो रही है वो भी हमारा लेबर कर रहा है, जो डूइंग हो रही है वो भी हमारा लेबर कर रहा है। सुपरवाइजर तो केवल वॉक पे आता है और देख लेता है, हाँ ठीक है तुम भी बना रहे हो, तुम भी बना रहे हो, तुम भी बना रहे हो, चलो ठीक है मेरा काम हो गया। उन्होंने बोला कि नहीं, दिस इज़ नॉट अप टू द मार्क। ऐसा करते हैं, प्लानिंग का काम अलग करते हैं, डूइंग का काम अलग करते हैं। प्लानिंग का काम दे दिया सुपरवाइजर को कि सुपरवाइजर रादर देन चेकिंग द वर्कर्स वेदर दे आर डूइंग और नॉट, यू हैव टू प्लान वर्क फॉर देम। तुम डिसाइड करोगे कि आज ये वाला वर्कर एक दिन में कितने मटके बनाएगा, यू विल डिसाइड। तो सुपरवाइजर अब क्या करने लग गया, प्लान बनाने लग गया कि ठीक है तुम आज 10 मटके बनाओगे, तुम आज 12 मटके बनाओगे, तुम आज 8 मटके बनाओगे। एंड वर्कर को सोचना नहीं पड़ेगा कि हमें कितने मटके बनाने, उसको वर्क वहीं से मिल जाएगा और वो सिर्फ अपने काम पर ध्यान देगा। अदरवाइज पहले क्या होता था, वो आकर सोचता था कि मुझे इतना काम करना है, चलो ठीक है शुरू करते हैं। अब प्लानिंग का काम आप छोड़िए, आप केवल आइए, आप हमसे सुनिए आज आपको क्या काम करना है एंड जस्ट स्टार्ट डूइंग। तो प्लानिंग एंड डूइंग जो कि पहले सिर्फ वर्कर करता था, अब वो काम बांट दिया गया। प्लानिंग वॉज गिवन टू द सुपरवाइजर एंड डूइंग कौन करेगा, वर्कर विल डू। नेक्स्ट इज फंक्शनल फॉरमैनशिप। अब ये भी हमारा एक उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, हमने बोल दिया ना कि प्लानिंग और डूइंग को सेपरेट कर लो, तो एक ये तरीका तुम आजमा लो, ये चीज़ कर लो तुम। इसमें क्या हुआ था, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये प्लानिंग वाले थे, ठीक, ये कौन थे, ये डूइंग वाले थे, ठीक है। Separation of planning from doing resulted in development of a supervision system which could take planning work adequately besides keeping supervision on workers. Taylor evolved the concept of functional foremanship based on specialization of workers. This is also very very important. उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, अब हम ही तुम्हें डिवाइड करके देते हैं कि कौन प्लानिंग में रहेगा, कौन ऑपरेशन में रहेगा, कौन वर्किंग में रहेगा। तो अब देखिए, फैक्ट्री मैनेजर दो नीचे उसके सबॉर्डिनेट्स आ रहे हैं फैक्ट्री मैनेजर के। पहला सबॉर्डिनेट है प्लानिंग ऑफिसर, दूसरा है प्रोडक्शन। प्लानिंग वाला काम कौन करेगा, प्लानिंग वाले।
एंड डूइंग वाले कौन सा करेंगे, प्रोडक्शन वाले। प्लानिंग में भी देखिए 4 लोग हैं, रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिनेरियन। प्रोडक्शन में भी 4 लोग हैं, स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर। सबके सब 8 लोग किसको डायरेक्शन दे रहे हैं, वर्कर को। समझ गए आप। अब आप समझिए एक वर्कर के 8 बॉसेस हैं, ठीक है। तो ये अभी जब आप हेनरी फ्योल पढ़ेंगे ना तो ये उसका वायोलेशन है, तो वो हम आखिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अभी आप यहाँ पर देखिए कि रूट क्लर्क क्या होता है। रूट क्लर्क मतलब वो वाला क्लर्क जो बताएगा कि कहाँ से रॉ मटेरियल आ रहा है, हु विल टेल द रूट ऑफ रॉ मटेरियल। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन देगा टू द वर्कर्स। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क क्या करेगा, देखेगा कि एक लेबर कितना टाइम लगा रहा है प्रोडक्शन करने में, कितनी कॉस्ट लगा रहा है चीज़ों को बनाने में। एंड डिसिप्लिनेरियन विल चेक द डिसिप्लिन। प्रोडक्शन ऑफिसर में अब देखिए 4 लोग हैं। स्पीड बॉस क्या चेक करेगा, ही विल चेक द स्पीड ऑफ द वर्कर्स की कितनी जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं। गैंग बॉस विल प्रोवाइड द नेसेसरी टूल्स और इक्विपमेंट्स, उसको की हथौड़ी चाहिए तो वो सब प्रोवाइड करवाएगा गैंग बॉस। रिपेयर बॉस आपकी चीज़ों को रिपेयर करवाएगा, कोई मशीन टूट गई लेबर से तो उस मशीन को रिपेयर करवाने का काम विल बी डन बाय द रिपेयर बॉस। लास्ट वन इज इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर विल डू द इंस्पेक्शन वर्क, आके टहलेगा, देखेगा क्या क्या काम हो रहा है, वो वाला काम इंस्पेक्टर करेगा। तो ये थे डूइंग वाले, प्रोडक्शन ऑफिसर के अंडर जितने आ रहे हैं और प्लानिंग ऑफिसर के अंडर जितने आ रहे हैं वो हमें प्लानिंग वाले। तो टेलर ने खुद ही डिवाइड कर लिया, ठीक है। अब आप ये समझिए कि एक वर्कर के ऊपर मैंने बोला कि कितने बॉसेस हैं, 8 बॉसेस हैं, ठीक। तो एक वर्कर के ऊपर 8 बॉसेस हैं। हमारे हेनरी फ्योल ने, जिन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव या जनरल मैनेजमेंट दिया था, उन्होंने बोला था कि यूनिटी ऑफ कमांड होनी चाहिए, मतलब केवल और केवल एक बॉस होना चाहिए वर्कर के ऊपर, अदरवाइज वर्कर खुद ही कंफ्यूज हो जाएगा कि क्या करें क्या नहीं करें, ठीक। तो आप खुद ही समझिए, एक टेलर बोलते हैं कि 8 बॉसेस होने चाहिए और ये बोल रहे हैं 1 बॉस होना चाहिए, तो ये इसका क्या है, वायोलेशन है। ओके, फंक्शनल फोरमैनशिप इज द वायोलेशन ऑफ हेनरी फ्योल्स यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल। ऑलराइट, तो ये थे हमारे फंक्शनल फोरमैनशिप, जिसमें उन्होंने काम को ही डिवाइड कर दिया कि तुम ये लोग बैठ के प्लानिंग करोगे और तुम लोग बैठ कर उसको इम्प्लीमेंटेशन करवाओगे। देन कम्स जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस मतलब ये पता लगाना कि सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है जॉब को करने का। इसमें हम 3 चीज़ों की स्टडी करते हैं, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, फटीग स्टडी। मोशन स्टडी में हम ये स्टडी करते हैं कि कितनी बार एक लेबर चलता है। चलता मतलब क्यों मूव कर रहा है, जैसे कि कोई लेबर फर्जी खड़ा हो जाता है, फर्जी वहाँ तक जाएगा, टहल कर आ जाएगा, तो आप ये अननेसेसरी मूवमेंट क्यों कर रहे हैं। मूवमेंट अननेसेसरी अगर हो रहा है, फर्जी लेबर घूम रहे हैं, तो दैट अननेसेसरी मूवमेंट शुड बी एलिमिनेटेड। अननेसेसरी मूवमेंट नहीं होने चाहिए, केवल काम के लिए वो उठे, अदरवाइज वो काम करता रहे। नेक्स्ट इज टाइम स्टडी। टाइम स्टडी में हम ये डिटरमाइन करते हैं कि एक काम को करने के लिए कितना समय लगेगा, उस टाइम फ्रेम को बता देना, और अब आप ये चेक करना कि वो उसी टाइम फ्रेम में काम कर रहे हैं कि नहीं। जैसे हमने पता लगा लिया कि अगर 8 मटके बन रहे हैं तो 1 घंटे में 1 मटका बनेगा, तो अगर हमारे पास 8 घंटे तो हमें आज 8 मटके मिल जाएंगे, ठीक। तो हमने ये पता लगा लिया कि भाई 8 मटके होने चाहिए। अब हम सबसे यही देखेंगे कि 8 मटके किसने बनाए, तभी हम फिर उसको समझेंगे, अदरवाइज हम समझेंगे कि तुम इनएफिशिएंट हो। थर्ड वन इज फटीग स्टडी। फटीग स्टडी मतलब ये होता है कि आपका लेबर कितना अमाउंट ऑफ रेस्ट इंटरवल्स ले रहा है टू कंप्लीट अ टास्क। क्योंकि अगर आप किसी लेबर से लगातार काम करवाओगे तो एग्जैक्टली वो काम नहीं कर पाएगा, बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। एक दिन तो चलो हो गया, नेक्स्ट डे से वो बिल्कुल उसकी तबीयत ख़राब होने लगेगी एंड दे विल बी टर्नओवर। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी जॉब को छोड़ के कोई भी ना जाए जल्दी जल्दी, तो यू हैव टू प्रोवाइड सम रेस्ट इंटरवल्स, जिससे कि वो दोबारा रीजनरेट होकर लंच करने के बाद फिर से काम करने लग जाए। Then comes standardization. Standardization should be maintained in respect of instruments and tools, period of work, amount of work, working condition, cost of production, etc. These things should be fixed in advance on the basis of job analysis. Standardization, देखिए standardization मतलब स्टैंडर्ड बनाना, एक बेसिक स्टैंडर्ड बनाना कि हमारे यहाँ चीज़ें ऐसी होती हैं। तो यहाँ पर आपको प्रायर ही स्टैंडर्ड बना लेने होंगे। आपको पहले ही डिसाइड कर लेना है कि आप अपने लेबर्स को कौन से टूल्स देंगे, कौन सा काम करेंगे, वो कितनी देर तक काम करने वाले हैं, कितना अमाउंट ऑफ वर्क उन्हें करना है, वर्किंग कंडीशंस कैसी हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी आएगी, सब चीज़ों की प्री एनालिसिस कर लेना, प्री उन्हें समझ लेना, एडवांस में ही फिक्स कर लेना, ये होता है स्टैंडर्डाइजेशन। प्रोडक्ट भी अगर बन रहे हैं ना तो सब एक जैसे बनते हैं, दिस इज स्टैंडर्डाइजेशन।
अगर आप प्रोडक्ट जैसे कि अगर हम कोई भी फॉर एग्जांपल सोप, अगर हम सोप लेने जाते हैं तो अगर हम कोई लक्स का सोप लेते हैं या फिर डिटॉल सोप लेते हैं तो आप देखिएगा कि सब एक ही शेप की, एक ही साइज़ के होते हैं। कोई आपको गोल, कोई ट्रायंगल, कोई रेक्टेंगल नहीं मिलेगा, वो सब सिमिलर होता है। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब बिल्कुल प्रॉपर तरीका होना चाहिए चीज़ों को बनाने का। इवन काम करने के टाइम पे भी स्टैंडर्डाइजेशन ही होनी चाहिए, रादर देन आपका कुछ डिसाइड ही नहीं है, किसी से आप 10 घंटे काम करा रहे हो, किसी से आप 12 घंटे काम करा रहे हो। एवरीथिंग शुड बी ऑफ अ प्रॉपर स्टैंडर्ड। नेक्स्ट इज साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स। इसमें भी उन्होंने बोला कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को सेलेक्ट करने से पहले बड़ा ध्यान रखो उनकी एजुकेशन का, कितने पढ़े लिखे हैं, उनको एक्सपीरियंस कितना है, उनका एप्टीट्यूड कैसा है, फिजिकली कितने अच्छे हैं, फिजिकल स्ट्रेंथ कैसी है। अपार्ट फ्रॉम सिलेक्शन, प्रॉपर एम्फेसिस शुड बी गिवन ऑन प्रॉपर ट्रेनिंग। सेलेक्ट करने के बाद जो तुमने एजुकेशन देख लिया, एक्सपीरियंस देख लिया, एप्टीट्यूड देख लिया, जॉब दे दी, अब तुम उसको ट्रेनिंग भी दो। अदरवाइज उसके पास जो ऑलरेडी नॉलेज थी वो उसी के बेसिस पे करता रहेगा काम, एंड काम हो तो जाएगा लेकिन इफेक्टिवली और एफिशिएंटली नहीं हो पाएगा। तो यू हैव टू प्रोवाइड देम प्रॉपर ट्रेनिंग ऑल्सो विच मेक्स देम मोर इफेक्टिव एंड मोर एफिशिएंट। फिर उन्होंने बोला कि फाइनेंशियल इंसेंटिव्स भी दो। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स तो देखिए हमको पता है कि सैलरी में इंक्रीमेंट दे देना, बोनस दे देना, ठीक है, कमीशन दे देना, पैसे से कैसे आप किसी की हेल्प कर सकते हो। अगर आप किसी को फाइनेंशियल इंसेंटिव दो तब तो ठीक है, वो काम करना चाहेगा कि वाह ये तो भाई ओवर टाइम भी मिल जाता है यहाँ पे। अगर एक यूनिट की जगह 8 की जगह अगर 9 बना दिया तो उस 9 के पैसे भी मिल जाते हैं, तो हर कोई काम करेगा ऑब्वियसली। If provisions exist to earn high wages by putting in extra efforts, workers will be motivated to earn more. इसका मतलब है अगर आप ये प्रोविजन लगाओ कि देखो एक दिन में हमने 8 पॉट तो बोले हैं, अगर एक दिन में कोई लेबर 10 पॉट बना के लाएगा तो उसको एक्स्ट्रा 2 पॉट्स पर 100 रुपये इनाम। तो आप बताइए, हर इंसान जितने भी लेबर वहाँ बैठे होंगे ना, सब 10-10 पॉट बना के लाएंगे, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा सा उनका एफर्ट डलवा कर अगर उन्हें हायर वेजेस दे सकते हो तो आप ये करो, इससे कि वो मोटिवेटेड रहेंगे टू अर्न मोर। ठीक, ये आपको समझ में आ गया। इसको हम कहते हैं डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। इसका मतलब ये है कि जो लेबर ज़्यादा काम कर रहा है आप उसको ज़्यादा वेज दो, जो लेबर कम काम कर रहा है आप उसको कम वेज दो। लेकिन फ्योल ने, अगेन हेनरी फ्योल ने बोला था कि नहीं भाई, देयर शुड बी इक्वालिटी। आप कभी किसी के को किसी की भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते कि तुम्हें ज़्यादा वेज मिल रही है, तुम्हें कम वेज मिल रही है। अगेन दिस फाइनेंशियल इंसेंटिव या डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम इज द वायोलेशन ऑफ हेनरी फ्योल्स रेम्यूनरेशन प्रिंसिपल। ऑलराइट, ये उसका वायोलेशन है, क्योंकि टेलर बोल रहे हैं कि देखो जो अच्छा कर रहा है उसको ज़्यादा दो, जो नहीं कर रहा उसको कम दो। एंड फ्योल ने क्या बोला, हेनरी फ्योल ने बोला ये कि नहीं, इक्वालिटी शुड बी मेंटेन्ड। अब एक साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर ये बोल रहे हैं, जनरल मैनेजमेंट के फादर वो बोल रहे हैं, तो ये आपस में एक दूसरे का वायोलेशन कहलाता है। नेक्स्ट इज मेंटल रिवॉल्यूशन। साइंटिफिक मैनेजमेंट डिपेंड्स ऑन द म्यूचुअल कोऑपरेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स। साइंटिफिक मैनेजमेंट किसके ऊपर डिपेंड करता है? म्यूचुअल कॉर्पोरेशन के ऊपर डिपेंड करता है, मैनेजमेंट के और वर्कर के। इस कॉर्पोरेशन के लिए देयर शुड बी मेंटल चेंज। दोनों ही पार्टीज, चाहे वो वर्कर हो चाहे वो मैनेजमेंट हो, दोनों पार्टीज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है अपने दिमाग में थोड़ा सा चेंज लेकर आना, अपने माइंडसेट को थोड़ा सा चेंज करना, और लड़ाई ना करें। ट्रेड यूनियंस को बुला लाते हैं, ठीक है, धरने पे बैठ जाते हैं, स्ट्राइक करने लग जाते हैं। दीज थिंग्स शुड बी एलिमिनेटेड। ऑन द अदर हैंड, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन वाले हैं, जो मैनेजमेंट वाले हैं, वो सैलरी नहीं बढ़ाते, वो उनकी बातें नहीं मानते, तो ये चीज़ें उन्हें छोड़नी पड़ेंगी। टेलर ने ये फील करा कि अगर आप हमेशा लड़ते रहोगे तो आप कोऑपरेटेड वे में काम नहीं कर पाओगे। तो बोथ द पार्टीज शुड फील दिस, चाहे वो लेबर हो चाहे वो मैनेजमेंट हो, दोनों को ये फील होना चाहिए कि भाई हम दोनों तुम्हारे बिना आपस में कुछ भी नहीं है। लेबर को चाहिए जॉब, उसके लिए उसको चाहिए मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को चाहिए काम, उसके लिए उसको चाहिए वर्कर। तो दोनों ही एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट को छोड़कर कोऑपरेशन की तरफ बढ़िए। टेलर ने बोला दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक, क्योंकि इसके एब्सेंस में कोई और प्रिंसिपल अप्लाई हो ही नहीं सकती। सो दिस मेंटल रिवॉल्यूशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक जो कि उन्होंने हमको बताई थी। सो ऑल राइट, दिस इज़ इट फॉर टुडे। आई होप आपको आज का FW टेलर के वीडियो से सब कुछ समझ में आ गया होगा। आपको उनका बेसिक कॉन्सेप्ट, उनके बेसिक प्रिंसिपल्स, उनकी टेक्निक सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इन केस ऑफ एनी डाउट्स, इन केस ऑफ एनी क्वेरी, प्लीज़ यूज़ द कमेंट बॉक्स फॉर योर वैल्यूएबल सजेशंस। इसके अलावा थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।